बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गाइडलाइन के मुताबिक समरी है जी, इवेंट्स दैट कॉज द एक्शन पोटेंशियल। जी, इसने हेडिंग कॉज कर दी है। चलें, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 1 जी, ये यहाँ पे इसने इसकी समरी के अंदर भी इसने कुछ चीज़ों को खासा डिटेल्स बयान कर दी है। पहले यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये वो समरी नहीं, मेरा ख्याल था कि वो समरी होगी, लेकिन ये वो समरी नहीं दी इसने। एक्शन पोटेंशियल को नहीं समराइज किया, उसके सिर्फ इवेंट्स को समराइज किया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चेक कीजिए। आम हालात में एक्शन पोटेंशियल शुरू होने से पहले जो कंडक्शन है पोटेशियम आयंस की, वो 50 to 100 टाइम्स एज ग्रेट एज द कंडक्शन ऑफ सोडियम आयन। ये पॉइंट हम इससे पहले पढ़ चुके होंगे। वहाँ पे सिर्फ 100 का जिक्र था और यहाँ पे 50 to 100 का जिक्र किया है। उसकी बहुत सी रीजन है। पोटेशियम आयन का साइज छोटा होता है चैनल्स के लिहाज से, और सोडियम आयन को गुजरने में उसमें ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, ज़्यादा तेजी के साथ वहाँ से गुजर जाते हैं। ये फिक्र पीछे आ चुका होगा। दूसरा अहम पॉइंट ये लीकेज के हवाले से था। सेकंड अहम पॉइंट है जी, यहाँ पे इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है तो सोडियम गेट्स जो कि वोल्टेज गेटेड हैं ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और सोडियम की मूवमेंट 5000 गुना ज़्यादा हो जाती है। यानी बहुत तेज़ी के साथ ये पोटेशियम को सरपास कर जाता है। पोटेशियम की बहुत थोड़ी लीकेज है और ये बहुत ज़्यादा। उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये हम आगे पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव चार्ज होती है और बाहर से उस जगह पे जिस जगह पे प्रोसेस हो रहा है नेगेटिव चार्जेस रहती है। दो अहम पॉइंट्स हो गए। अब आगे ये फिगर का साथ हवाला भी दे रहा है जी। फिगर 5.10 है या 5 to 10 है, देखते हैं आगे फिगर कौन सी दी है इसने। जी बिल्कुल, ये इसी फिगर के हवाले से दे रहा है जी। पहली फिगर, दूसरी फिगर और तीसरी फिगर, ये इसी फिगर के हवाले से इसने बात की है। मिडिल पोर्शन के मुताबिक रेशियो ऑफ सोडियम कंडक्टेंस टू पोटेशियम कंडक्शन एट ईच स्टैंड ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल एंड अबव दिस इज द एक्शन पोटेंशियल इटसेल्फ। जब भी पोटेशियम के मुकाबले में सोडियम ज्यादा मिकदार में जहाँ पे मूव कर रहा है, यही एक्शन पोटेंशियल है। चूंकि उसके जाते ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव हो जाती है, और जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल यानी नर इम्पल्स जो है वो वहाँ पे स्टार्ट होगी और ज़्यादा फिर वो आगे वो प्रोपेगेट भी करेगी। अच्छा, उसके बाद अगला हेडिंग है जी। इसमें जी ये जैसा कि उसने हेडिंग दिया है, ये हेडिंग सिर्फ किसी मूवमेंट के हवाले से था, इसलिए ये समरी वो नहीं होगी। मेरा ख्याल था जी इसने उसको समराइज किया, लेकिन बहरहाल वो समराइज अब आपको खुद करना पड़ेगा। आपको पूरी एक्शन पोटेंशियल को, तमाम हेडिंग्स को बहुत मुख्तसर मुख्तसर करते हुए अब कुछ छोटे छोटे आयंस, ये भी पॉइंट है। अब यहाँ भी इसमें ये काफ़ी बड़े इसने दिए हुए हैं, इनको भी समराइज करना है। हेडिंग इसने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। रोल ऑफ अदर आयंस ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। याद है हम सिर्फ सोडियम पोटेशियम के लिहाज से हमने एक्शन पोटेंशियल को स्टडी किया है, लेकिन जैसे पहले बात हो चुकी है कि सेल में और सेल से बाहर अदर आयंस भी होते हैं, उनकी मूवमेंट भी पार्टिसिपेट करती है। जैसा कि आपने नर्स्ट इक्वेशन और गोल्डमैन इक्वेशन के कंपैरिजन से आप देख सकते हैं कि अदर आयंस भी बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और अभी देखते हैं कि ये आपकी बुक की वर्डिंग, ये जी बिल्कुल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पहले हेडिंग है जिसमें नेगेटिव आयंस, इन आयंस के नाम से, जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, न्यूट्रॉन सेल के अंदर होते हैं, उनकी खास अहमियत याद रखिएगा। नेगेटिव आयन तो आमतौर पर बाहर नहीं जाते, वो अंदर ही रहते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन के मालिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे ही बहुत से ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड जैसे कि इवन एटीपी है, एडीपी है, उसमें जो फॉस्फेट्स हैं उन सब के ऊपर नेगेटिव आयंस होते हैं। तकरीबन सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड जिनसे आप वाकिफ हैं क्रेब्स साइकिल के हवाले से, मैं चल नाम बोल लेता हूँ। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड्स एटसेट्रा, ये मैलिक एसिड, इन सब के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हैं। ये सारे के सारे सेल के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे कि पहले बात हुई है कि ये सारे सेल में बिखरे हुए होते हैं। जबकि जो न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन होती है, जहाँ जहाँ पे वो माइलिन शीट है, उसके ऊपर सॉल्टेटरी इफेक्ट, जैसा कि आप कहीं और आगे पढ़ चुके हैं, इसका जिक्र हो चुका हुआ, वहाँ पे सिर्फ पार्शियल जुज़ी तौर पर सोडियम आयन अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से वो नर्व पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जो है वो शुरू होती है। हेडिंग है जी नेक्स्ट, कैल्शियम आयंस। आप इस बात से पहले से वाकिफ हैं
ये कैल्शियम आयन भी बहुत खास मित के हामिल हैं न्यूरॉन सेल्स में भी, मसल सेल में भी और बोन सेल, तीनों के लिहाज से। यहाँ पे हमारा कंसर्न इस वक्त सिर्फ न्यूरॉन सेल के हवाले से, अगले चैप्टर्स में मसल सेल के हवाले से भी इनका जिक्र आ जाएगा। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, बिल्कुल ऐसे ही कैल्शियम पंप भी मौजूद है सेल्स के अंदर, और उसका जिक्र पीछे हो चुका हुआ जब हम वो इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स को स्टडी कर रहे थे इससे पहले चैप्टर में। सोडियम पंप की तरह से कैल्शियम पंप भी ज़ाहिर है कि वो अपना काम कर रहा होता है और चीज़ों को, कैल्शियम को मूव करता है, जिसका जिक्र इससे पहले चैप्टर में हो चुका हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एक देखने वाला वो ये होगा, नंबर एक, ये जो कैल्शियम पंप है ये फ्रॉम इंटीरियर टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और इनटू द एंडोथेलियल रेटिकुलम ऑफ द सेल, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये कैल्शियम को सेल से बाहर निकालते हैं, और या फिर ये इसको ईआर के अंदर, जो ईआर के अंदर भेजने वाला है, ये स्पेसिफिकली मसल सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भी जगहों पे ऐसा हो सकता है लेकिन बहरहाल, और ये 10,000 गुना तक ज़्यादा ये चीज़ों को भेज सकता है। और यहाँ पे से जो ये दी हुई है वर्डिंग, दी हुई है वर्डिंग में, और जो न्यूमेरिकल फिगर है कि इसके निजी तौर पर जो इंटरनल सेल कंसंट्रेशन कैल्शियम की वो 10⁻⁻7 मोलर की रेंज में है, और एक्सटर्नल कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन रेंज के अंदर आ जाती है। ये इस तरह के फिक्रे बहुत डीप डिटेल से जो लोग पेपर बनाते हैं, चेक करते हैं, और पेपर से मुझे याद आया जी कि आपकी जो सीनियर क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आई है रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट मीन के फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और रीज़न, उसकी स्पेसिफिक रीज़न ये कि फिजियोलॉजी मैं पहले कह चुका हूँ कि बाई चांस अब आप जैसे ही चौथे से पांचवें सेमेस्टर में आए हैं, जोलॉजी शुरू हो गई है, और जस्ट ये मैटर ऑफ चांस है कि आपके तकरीबन सारे के सारे सब्जेक्ट पांचवें सेमेस्टर में सारे के सारे टफ हैं, छठे में कदरे इजी आ जाएंगे। छठे में ज़्यादातर जो टॉपिक्स होंगे वो इजी होंगे, सो एक या दो के, बाकी दरमियाने। इजी का मतलब है कि वो इतने मुश्किल नहीं होगा जितने कि फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री मुश्किल है, वो इतने टफ नहीं होंगे जो नेक्स्ट। अब ये चूँकि सिलेबस बनाने वालों की मर्जी है, होना ये चाहिए कि सेमेस्टर बैलेंस्ड होने चाहिए, कि अगर एक सेमेस्टर में अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टफ होने चाहिए, और फिर उनके साथ 2 ईजी भी होने चाहिए, ताकि बच्चों पे बर्डन ज़्यादा ना पड़े। लेकिन बहरहाल सिलेबस बनाने वालों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया हुआ होता है, वो बेतरतीब के साथ चीज़ों को अरेंज कर देते हैं, जैसे किसी के सामने आ जाए अरेंज कर देते हैं। जी, अब फिर आगे आ जाइए। इसमें फिर बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो 2 आम लफ्ज़ है सिर्फ हमें सिर्फ उन पे गौर करना है। एक तो है जी, यहाँ पे आ जाइए इस लाइन के अंदर, कैल्शियम सोडियम चैनल्स, स्पेसिफिक चैनल्स हैं कैल्शियम सोडियम चैनल्स। इसकी वर्डिंग अगर आप पूरी ऊपर से देख लेते हैं, वर्डिंग है, these channels are slightly permeable to sodium ion as well as to the calcium ion. When they open, both calcium and sodium ions flow to the interior of the fiber. ये इनका तारुफ है, जो कि इसका बहुत पीछे कहीं पे जिक्र होगा, जो कि इससे पहले हमने नहीं देखा था, लेकिन पहले यहाँ पे इसने इसका जिक्र जो है वो किया हुआ। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, स्लो चैनल्स। कैल्शियम चैनल स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ को मूव करती है, बहुत तेज गति मूव नहीं कर रही होती, और उसका मतलब वो जो फास्ट मूव करती है उनको फास्ट चैनल्स का नाम दिया जाता है। जी, अब कैल्शियम ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया मेरे ख्याल में, इतनी ज़रूरत नहीं है कैल्शियम की, तो कैल्शियम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि यहाँ पे इसमें दी गई है। चलिए, ये वाला हेडिंग किसने एक बार फिर हेडिंग दिया है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सोडियम चैनल व्हेन देयर इज अ डेफिसिट ऑफ कैल्शियम आयन। ये एक मेडिकल कंडीशन है, हम अगर इसको छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा, ये बीमारी की कंडीशन में है, आम हालत में नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करने लगा, छोड़ रहा हूँ। जी, अब एक बार फिर इसने हेडिंग दे दिया जी, इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये टॉपिक हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और ये वाली डायग्राम या इससे मिलती डायग्राम थी जो इससे पीछे कहीं पर दी हुई थी, ये बिल्कुल वही डायग्राम फिर दोबारा आ गई है, कि जिस जगह पे वो स्टिमुलस आता है या जहाँ से वो पैगाम शुरू होता है, खा वो एक रिसेप्टर हो या कोई न्यूरॉन हो, वहाँ पे जो चेंजेस आती हैं, इसने ये शो किया यहाँ पे देखिएगा कि ये किस तरह से चेंज आ रही है। स्टार्ट के ऊपर पॉजिटिव अंदर जाना शुरू हुए ज़्यादा, और होते होते वो काफ़ी ज़्यादा, इसने इसकी मूवमेंट दोनों सिमतों में शो की हुई है। अब डिपेंड करता है कि नर्व फाइबर कौन सा है
जो कि डिफरेंट फाइबर्स में प्रोपगेशन की सिमत मुख्तलिफ हो सकती है और बाई डायरेक्शनल हो सकती है कुछ जानदारों में, और मेजॉरिटी में यूनिडायरेक्शनल होती है। लेकिन बहरहाल जो डायग्राम यहाँ बनी हुई है इसने ये बाई डायरेक्शनल, दोबारा गौर कीजिएगा, गाइटन ने जो डायग्राम नंबर जी 5.11, इसने इनिशिएशन पॉइंट से दोनों साइड के ऊपर इसकी प्रोपगेशन शो की हुई है। तमाम न्यूरॉन फाइबर्स, ये सिर्फ मैं मैन की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जानदारों में दोनों किस्म के फाइबर्स हैं, कुछ में यूनिडायरेक्शनल हैं और कुछ बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल बाई डायरेक्शनल ज़्यादातर लोअर जानदारों में होते हैं। अब मुझे नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसने इसको क्यों ऐसे शो किया है, या इसको रेफरेंस पॉइंट देना चाहिए था कि यहाँ से शुरू हो के ये इधर को जो है वो जाएगा। अब यहाँ पे हेडिंग है जी, ए पॉजिटिव फीडबैक विशियस साइकिल ओपन्स द सोडियम चैनल्स। आप इस लफ्ज़ से जहाँ तक मेरा ख्याल है वाकिफ नहीं है, विशियस साइकिल का नाम कहीं पढ़ा? आप में से किसी ने भी, मेरा नहीं ख्याल कामिक्स पढ़ी होगी कभी ज़िंदगी में, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद हो आपको? जी, किसी को इंफॉर्मेशन है इस हवाले से, इस लफ्ज़ के हवाले से, इकनॉमिक्स के हवाले से, फीडबैक के हवाले से? क्योंकि फिजियोलॉजी में जब पढ़ के आए हैं सेमेस्टर 4 में, हार्मोन्स भी शामिल थे, उनका फीडबैक भी ज़ाहिर अंडरस्टूड है, सिलेबस में शामिल होते हैं। लेकिन चूंकि आपने मिलर से पढ़ा हुआ है, इसलिए मिलर में इस तरह की चीज़ें नहीं है, मिलर लेवल की किताब नहीं है। बहरहाल जहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे हार्मोन्स को इंशाल्लाह, तो वहाँ पे आप देख सकेंगे वो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक्स क्या होते हैं, इसलिए। और यहाँ पे इसकी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इस टॉपिक की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं। लेकिन ये वाला पॉइंट ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये मैंने कल डिस्कस किया था, मैंने कल एग्जांपल जो दी थी वो दो थी। मैंने आइस के लिहाज से और कानों के लिहाज से सिर्फ दो थ्रेशोल्ड का जिक्र किया था। मुख्तलिफ सेंसेस के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू वेरी करती है। ये यहाँ पे इसने एक फिगर दिया हुआ है जी, सडन राइज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ 15 to 30 मिलीवोल्ट्स यूली इज रिक्वायर्ड। अगर इतना हो जाए तो नर्व इम्पल्स जो है वो शुरू हो जाती है। ये स्टेटमेंट है जी, इस जगह पे आम स्टेटमेंट था। वापस आते हैं, इधर क्या कुछ जी, इसमें बाकी उसने कर दिया कि उसका जब जब इतनी चेंज आएगी तो वो -90 से चेंज होकर -65 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा, और इसके नतीजे के तौर पर एक्शन पोटेंशियल जो है सर जी। सर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मतलब कि हमारी पिछली दफा फिजियोलॉजी में था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है, जी यहाँ पे -90 है। तो क्या ये किताब के लिहाज से वेरी कर सकता है? नहीं, उसमें हम अब फिर बस बात को भूल जाते हैं कि ये बात मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ कि मिलर जो है वो एक दरमियाने दर्जे की किताब। मिलर ज़ूलॉजी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं ज़ूलॉजी की, मिलर ज़ूलॉजी की बुक है, लेकिन वो एक एवरेज बुक है, यानी बहुत अच्छी बुक नहीं है। मिलर से ज़्यादा अच्छी बुक अगर आपने देखनी है तो वो हिकमैन है। हिकमैन मिलर से बहुत ज़्यादा बेहतर है, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, इस वक्त हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। दुनिया में फिजियोलॉजी का जो स्टैंडर्ड है वो गाइडेड है। पूरी दुनिया की बात हो रही है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में अगर जो फिजियोलॉजी की और भी बहुत सी बुक है, लेकिन जब फिजियोलॉजी की बुक्स इकट्ठी रखी जाएंगी तो उसमें जो टॉप पे होगी, जो नंबर 1 पे होगी, वो गाइडेड फिजियोलॉजी होगी। इस बात को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे भी, समझिए बात को। अगर एक चीज गाइडेड कह रहा है तो गाइडेड की बात मानी जाएगी फिजियोलॉजी में, मिरर की बात पे गौर नहीं किया जाएगा। जी, बात क्लियर हो गया कि नहीं होगी? सादिया, ये सादिया ने पूछा था, किसने पूछा था सर जी सवाल? सर, किसने? मैंने पूछा था। जी, सादिया ने पूछा था जी। याद रखना है। मैं चंद एक और का नाम लेता हूँ। अब जब आप सातवें सेमेस्टर में जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे पेल्जर का नाम आएगा। माइक्रोबायोलॉजी, दुनिया में अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही हो तो पेल्जर टॉप पे आएगा। जेनेटिक्स की बात हो रही हो तो स्ट्रिकबर्गर टॉप पे आएगा। फिजियोलॉजी हो तो गाइटन टॉप पे होगी। ऐसे और भी बुक्स हैं दुनिया में। सेल बायोलॉजी आप जो पढ़ रहे हैं, डी रॉबर्टीज, अगरचे कि अब उनकी किताब गाड़ी चलाना बंद हो गया मेरे ख्याल में, बेचारे दोनों बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनकी किताब अभी भी टॉप पे है। डी रॉबर्टीज की बुक अभी भी टॉप पे है। डेवलपमेंट अभी आपने नहीं पढ़ी है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी। जिस दौर में जो मैंने बुक पढ़ी थी वो ज़्यादा बेहतर थी उस बुक से जो अब सिलेबस में नंबर 1 पे कर दी गई है। बहरहाल टाइम के साथ चेंज आ सकती है, लेकिन गाइडन उन बुक्स में से है जो 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इसको चलते हुए, तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, और ये चल रही है और टॉप पे ही है।
जी, ये हेडिंग है जी नेक्स्ट, प्रोपेगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ये हमारा अगला हेडिंग सेपरेट आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल का ही हिस्सा है और ये तो मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ। लेकिन इसमें जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जिस तरीके से होनी चाहिए थी, वो वैसे नहीं दी हुई हैं। लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसको स्टॉप करते हुए खुद एक दो डायग्राम ड्रा करता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी, मैं आगे भी देख लूँगी आगे इसमें कुछ दिया हुआ होगा। नहीं, जो डायग्राम मुझे चाहिए यहाँ पे वो नहीं है, और उस तरह से नहीं बनी है जैसे हमें चाहिए है, क्योंकि इसको कुछ चीज़ों को ये लफ्ज़ है साल्टेटरी, ये लफ्ज़ नोट कीजिएगा, साल्टेटरी कंडक्शन इन माइलिनेटेड फाइबर्स फ्रॉम नोड टू नोड। असल में डायग्राम जी बिल्कुल ये है गुजारा, ये सिर्फ गुजारा इस लिहाज से कि इसमें जिस जैसे हम दिखाना चाहते हैं वैसे नहीं है, लेकिन बेहतर इसमें मौजूद है। यू आर लुक एट हियर, ये न्यूरॉन फाइबर है, ये वाला जो इस कलर में शो किया गया है। इसके बाहर ये पर्पल कलर में है, ये माइलिन शीथ है और शॉन सेल जो है वो इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सिदरा माइक ऑफ रखें अपना, सिदरा साबर माइक ऑफ रखें। अब इसने जो एरो शो किए हैं, नर्व बस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये वो करती जा रही है। ये माइलिन शीथ ने लेवल की हुई है। ये एक्सोप्लाज्म, ये लफ्ज़ आपने जो नया हो सकता है, एक्सोप्लाज्म है जो एक्सोन होता है, एक्सोन मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। और ये वो नोड्स हैं, नोड ऑफ टेलोमेयर के नाम से वाकिफ है। और अब यूँ समझिए कि ये करंट यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा, पहला स्टेप नहीं, जब फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब 1 मिलीसेकंड में तकरीबन फर्स्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, नेक्स्ट 1 या 2 मिलीसेकंड में वो यहाँ पहुँच जाएगा, तकरीबन सेम टाइम। ये टाइम हम दाएं तरफ देखेंगे जब अगली डायग्राम को देख रहे होंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से जंप करता जा रहा है। अब ये जहाँ पे जंपिंग हो रही है, चूंकि यहाँ पे इसने आदमी शो किए हुए हैं, अब अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। फर्ज कीजिए यहाँ पे वो स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के आने से इस जगह पे सोडियम आयन अंदर चले गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब सोडियम आयन अंदर चले गए तो हम कहेंगे कि नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो गई है। पहले स्टेप में यहाँ से यहाँ तक ऐसा हुआ। अब जब यहाँ पहुँचने के बाद अब सोडियम आयन यहाँ पे बाहर से अंदर आ जाएंगे, इतने से 2 स्टेप हो गए। जब सोडियम आयन यहाँ अंदर आ रहे हैं, इस वक्त यहाँ से पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे पहले सोडियम आयन अंदर रहते इस पार्ट में। अब अगले स्टेप में सोडियम आयन इधर चले जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ अंदर आना शुरू हो गए, और यहाँ से पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। अब जहाँ से पोटेशियम आयन पहले बाहर गए थे, एक बार फिर यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का इंटरचेंज हो जाएगा, और अब ये दोबारा आप कह लीजिए तैयार हो जाएगी चीज़ कि यहाँ से दोबारा नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो सके, जबकि खुद नर्व इम्पल्स यहाँ पहुँच चुकी हुई है। इस कंडक्शन के लिए, प्रोपोगेशन के लिए जो स्पेशल लफ्ज़ है वो है साल्टेटरी इम्पल्स। अब दोबारा देखिए, ये इसने कई पेजेस में फैला दिया है इसको। प्रोपेगेशन का लफ्ज़ मैंने यहाँ पे इस डायग्राम के साथ आके एक्सप्लेन किया है। इसमें दरमियान में बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर वही बात आ जाती है कि गाइटन एक एक चीज़ को बहुत डीप डिटेल के अंदर जाके बयान कर रहा है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि जब BS में आना है आपके पास ये क्वेश्चन, तो ये वाली डीप डिटेल्स नहीं आ सकती हैं एज लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम 3 बन सकते हैं। एक है रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल, तीसरा है इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और चौथा प्रोपगेशन, और पांचवा कंडक्शन है जो कि सेपरेट क्वेश्चन। ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं, और हो सकता है कि एक बंदा जस्ट ये कह दीजिए राइट नोट ऑन एक्शन पोटेंशियल। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको तकरीबन यूँ समझिए जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में शुरू से आखिर तक, वो सारे का सारा भी समराइज करना पड़ सकता है। ये आपकी हिम्मत हो गई। और सिर्फ वो स्टूडेंट जो चीज़ों को पिक कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और इस काबिल हैं कि पढ़ने के बाद एक चीज़ को सम अप कर सकें या एक चीज़ को एक्सटेंड कर सकें, वो ही इस काबिल होंगे कि अच्छे नंबर ले सकें। आपके सीनियर्स में कैप्शन है फिजियोलॉजी में 96 मार्क्स हासिल किए हैं, और ज़ाहिर है, और उसने जो सेकंड पोजीशन वाली बच्ची है उससे उसके तकरीबन ये 10 या 11 नंबर ज़्यादा हैं फिजियोलॉजी, और ज़ाहिर है कि ये आउटस्टैंडिंग उसकी अचीवमेंट है, और ज़ाहिर है कि वो सिर्फ मेहनत से ही ऐसा हो सकता है, हर स्टूडेंट ऐसे नहीं अचीव कर सकता। ये भी याद रखिएगा कि पहले 4 सेमेस्टर के मुकाबले में जो आखिरी 4 सेमेस्टर्स हैं,
यहाँ पे मार्किंग कदरे डिफरेंट होती है। पहले 4 सेमेस्टर के मुकाबले में आखिरी 4 सेमेस्टर्स की मार्किंग डिफरेंट होती है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे आमतौर पर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं जो डायरेक्ट इंचार्ज होते हैं इसके, चूँकि वहाँ पे हमारे यहाँ तो है हर एक एक बंदा कई चीज़ें पढ़ा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं उनका जो एक्सपर्ट होता है वही ऑल इन ऑल होता है, मुतलका शोबे। जी, अब ये हम काफ़ी आगे चले गए हैं, हमें वापस आना पड़ेगा कुछ चीज़ों को देखने के लिए, पिछली चीज़ों को पेपर फिर बहुत जगहों पे बहुत डिटेल में बयान किया, लेकिन वो जी ये टॉपिक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना वहाँ पे डायग्राम के साथ, वो ये वाला था, रीएस्टैब्लिशिंग सोडियम एंड पोटेशियम ion gradient after action potential are completed, importance of energy metabolism। एनर्जी को छोड़ते हुए जो बाकी वाला है मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया है कि पहले स्टेप में सोडियम अंदर, दूसरे में वहां से पोटेशियम बाहर, तीसरे में सोडियम पोटेशियम इंटरचेंज होकर सोडियम पोटेशियम पंप के साथ होता है, एनर्जी को खर्च करते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है समय के लिए, अगर एनर्जी नहीं होगी, एटीपी नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा। जी वापस आ रहे हैं, ये देखते हैं अब क्या चीज़ रहेगी हमारी। यहाँ से हमने शुरू किया था और पहली डायग्राम है जी ये, हीट प्रोडक्शन इन ए नर्व फाइबर एट रेस्ट एंड प्रोसेसिव इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ स्टिमुलेशन। ये है जी एक छोटा सा पॉइंट है, अगरचे कि ये रिलेटेड नहीं है हमारे साथ, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जीरो टाइम है, ये रेस्टिंग गुड कंडीशन है। अगर 0 से 100, 100 से 20, 20 से 300 इम्पल्सेस पर सेकंड गुजरना शुरू हो जाएं तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, जब सोडियम पोटेशियम आयन की इंटरचेंज का अमल होता है सोडियम पोटेशियम एटीपी इस पंप के जरिए, तो जब एटीपी टूटती है एडीपी बनती है। आप कहीं और पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या थर्मोडायनेमिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर, कि जब भी कोई रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो तो बहुत सी एनर्जी हीट की शक्ल में ज़ाया होती है। इस बात को याद है, याद रखते हैं, भूलते हैं आप लोग? याद है सबको कि नहीं पॉइंट ये वाला? चलो मैं एक और मिसाल देता हूँ। क्या आपने कभी बैठ के कंस्ट्रक्शन के साथ गौर से पढ़ा है? कभी कोई चीज़ बुक पकड़ के बैठ के उसको पढ़ रहे हैं और ज़्यादा गौर से पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपन्स टू ब्रेन? ब्रेन में क्या होता है उसके बाद, ज़्यादा पढ़ने के बाद, अगर वाकई पढ़ रहे हो? आंसर, कभी गौर किया है कि ज़्यादा पढ़ने से सर गर्म हो जाता है? याद रखिए, जब ब्रेन में से बहुत से मैसेज गुजर रहे हों तो उसके नतीजे के तौर पर वहाँ पे बहुत सी एटीपी टूटेगी, बहुत सी हीट पैदा होगी और हेड गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि मुसलसल नहीं पढ़ना। 1 घंटा अगर आपने पढ़ लिया, बल्कि अगर घंटे का लेक्चर है दुनिया में, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में रिवाज है कि घंटे का लेक्चर घंटे का होता है, लेकिन टीचर 50 मिनट पे लेक्चर को स्टॉप कर देता है और बच्चों को 10 मिनट टाइम दिया जाता है रेस्ट के लिए। ये पूरे यूरोप में ये रिवाज है कि घंटे का पीरियड पूरा घंटा नहीं होता, बल्कि टीचर पाकिस्तानी वापस आ गया 10 मिनट पहले उसको स्टॉप कर देते हैं। जी सादिया, आपका फिर माइक ऑन है बच्चा, माइक ऑफ रखा करें। जी ये था हीट प्रोडक्शन के हवाले से, ये जो नॉलेज का पॉइंट था मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन स्टिमुलस से किसी खास सिमत में किसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी, इन ऑल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इवन अलोंग द branches of nerve fiber until the entire membrane has depolarized। जी ये किसी और रेफरेंस से है जी, बिल्कुल याद रखिए कि मैं मिसाल देने लगा हूँ। फर्ज कीजिए आपके पाँव में एक सुई चुभ गई है, सपोज कर रहा हूँ, सुई कह लें, कंकर कह लें, कोई नौकरी चीज कह लें। अब बताइए पैगाम किधर से किधर को जाएगा, आपने बताना है। पाँव से लेग्स में और लेग से स्पाइनल कॉर्ड और जी वहां से और वहां से ब्रेन। ब्रेन। जी अब जो मैंने एग्जांपल दी है, मैंने एग्जांपल किया, स्टार्ट किया है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से। एक रिसेप्टर से अगर एक मैसेज आता है तो उस वक्त तो नर्व इम्पल्स की खास डायरेक्शन होगी, जैसा मैंने अभी यहाँ पे कहा है। लेकिन बाज़ औक़ात फर्ज कीजिए एक बंदा कहीं खड़ा हुआ है, उसके पीछे कुत्ता लग गया, अब ब्रेन ने कुत्ते को देखा, अब आंखों से पैसेज ब्रेन में गया है, अब बताइए पैसेज किधर किधर जाएगा?
पूरी बॉडी में जाएगा और वो हाँ बंदा भागने लग जाएगा। जी बिल्कुल, वो बंदा अपने आप को खुद प्रोटेक्ट पूरी करने के बॉडी लिए, में। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट इसने यहाँ पे दिया है, इसने सिंप्लीफाई किया है, जबकि मुख्तलिफ सिचुएशन में सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे मैंने कहा था ना कि पैगाम कई तरह से जो है वो शिफ्ट हो सकता है मुख्तलिफ जगह पे। अगला हेडिंग जिसने दिया हुआ है वो है जी ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। आपने इसको ऑल और नन प्रिंसिपल के नाम से पढ़ा हुआ है आपकी एफएससी की बुक में। ऑल और नन प्रिंसिपल था, यहाँ पे ऑल और नथिंग। अगर अब इसमें जो है तो वही चीज़ जो आपने पढ़ी थी, लेकिन सिर्फ याद रखना है कि अगर एक्शन पोटेंशियल ने शुरू होना है, अगर वो शुरू हो गया है तो फिर तो उसने चलना ही चलना आगे तक जाएगा। अगर शुरू नहीं हुआ, स्टिमुलस आया लेकिन स्टिमुलस छोटा था, कम था, और उसने वो चेंज पैदा नहीं की एक्शन पोटेंशियल वाले, तो फिर वो पैगाम आगे कंडक्ट नहीं हो सकेगा। इसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया एक्सप्रेस के लिए और वो है लफ्ज़ जी सेफ्टी फैक्टर। एक ख़ास सेफ्टी फैक्टर है या रिक्वायरमेंट है, उससे आगे जैसे पहले बात हुई थी कि अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है साउंड की तो कान उसको महसूस नहीं करेंगे और पैगाम आगे नहीं जाएगा। ये वाला टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप वाला। इसके दाएं तरफ आते हैं जी, ये तस्वीर पहले हो चुकी है। उसके बाद हीट का जिक्र हो गया। प्लेट्यू इन सम एक्शन पोटेंशियल, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इतनी डिटेल में नहीं जा सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये प्लेट्यूस ने स्कैन किया है, हमें इसकी कोई स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ जनरल एक्शन पोटेंशियल को स्टडी कर रहे हैं। रिदमिसिटी ऑफ सम एक्सपेक्टेशंस रिपीटेटिव डिस्चार्ज, इसकी भी चलें, ये चूंकि इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कुछ काम रिदमिकली होते हैं। अब आई एम श्योर कि रिदम के लफ्ज़ से आप लोग वाकिफ हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स है जी। पहले हार्ट बीट रिदमिक है हमारी, पेरिस्टाल्सिस जो इंसान में हो रही है वो भी रिदमिकल होती है, और कुछ ऐसी जगह मसलन जैसे सांस लेने का अमल है वो भी रिदमिकली कंट्रोल होता है। जहाँ पे ऐसा हो वहाँ पे ये लफ्ज़ आपको यूज़ किया। पेस मेकर के नाम से आप वाकिफ हैं। पेस मेकर में यकसां टाइम के बाद मैसेज निकलता है और वो मैसेज आगे नर्व पल्स को इनिशिएट करा देता है। ये है जी वो रिदमिकल, ये नोट कीजिएगा, हर स्पेसिफिक टाइम के बाद ऐसा होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इतना है। आप यहाँ से को देखिएगा इस तरह से, यहाँ पे नर्व पल्स, फिर यहाँ से नर्व पल्स, फिर यहाँ पे, और ये सेम टाइम के बाद बार बार रिपीट हो रही है। इसमें ये हाइपरपोलेशन, ये आपको याद है डिस्कस हो चुका है पहले, ये पॉइंट, और बल्कि मैंने कहा था कि ये एफएससी की बुक से इसको देख सकते हैं। जी ये टॉपिक रिक्वायर्ड नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी फ़िलहाल, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। आगे आ रहे हैं, ये हैं जी डायग्राम्स। पहले डायग्राम में क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्मॉल नर्व ट्रंक कंटेनिंग बोथ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। ये इसने नर्व फाइबर दिखाया है जिसमें माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड दोनों किस्म के नर्व फाइबर मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे है। और जो इसके दाएं तरफ डायग्राम है जी, इसके नीचे इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा। फंक्शन ऑफ Schwann cells to insulate nerve fibers, a wrapping of Schwann cells around a large axon form myelin sheath of the myotic fibers, partial wrapping of the membrane cyclones. क्रॉस सेक्शन जी, चूंकि आप श्वान सेल्स के नाम से वाकिफ है पहले से, ये इस दरमियान में श्वान सेल का न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ये वो श्वान सेल है, और ये इसके साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है, और यहाँ पे ये वाले वो एक्सोन गुजर रहे हैं मुख्तलिफ, ये टीएस में या ट्रांसपोर्ट सेक्शन में दिखाया हुआ है। ऊपर डायग्राम के अंदर डिटेल के साथ इसने न्यूरॉन सेल को दिखाया हुआ है, उसको चेक कीजिएगा। इसके सेंटर में ये एक्सोन आपको नजर आ रहा है, और उसके बाहर ये श्वान सेल्स और उनके न्यूक्लियस, श्वान शीट्स, ये जो यहाँ पे फोल्डिंग आप देख रहे हैं वो इस जगह पे ये वाली जगह होगी, और ये जगह नोड ऑफ रेनिकुलर। पहले ये डायग्राम्स अच्छी है, खासतौर पर ये दोनों डायग्राम्स इनको जरूर ड्रा कीजिएगा, एनाटॉमी के लिहाज से है बेसिकली। मेरे ख्याल में आज के लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, ये अब छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं 2-4, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि टाइम कितना रह गया, सिर्फ चंद सेकंड, 40 सेकंड गालिबा।
नहीं 40 मिनट पूरे हो चुके हैं, ये बंद हो जाएगा जी। चले जी, आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। ये किसी वक्त भी बंद हो सकता है।